दोस्तों पेश है दौलत एक पहेली। ये एक और चित्र है दोस्तों। एलिफेंटा दर्रे की सर्पिलाकार सड़क पर तीव्र गति से दौड़ी जा रही थी वह कार कि तभी अचानक सामने आ गया एक बूढ़ा व्यक्ति। अभी मरेगा क्या। कार के ब्रेक पर करीबन झूल गया राजा नामक वह शख्स, किंतु सड़क पर कुचली पड़ी बूढ़े की लाश देखकर होश पुख्ता हो गए कार में सवार 4 व्यक्तियों के। यह तूने क्या कर डाला राजा, इसमें मेरी क्या गलती थी का। इस बहस करने से क्या फायदा, पहले इस लाश को ठिकाने लगाया जाए, सोचो। अगले क्षण बूढ़े की लाश एलिफेंटा दर्रे की इस खाई में धकेल दी गई। लाश ठिकाने लगाने के पश्चात इत्मीनान की सांस ली चारों ने। शुक्र है किसी ने हमें देखा नहीं। अब हमें चलना चाहिए। कल सुबह अपनी स्कीम डिस्कस करने के लिए हम गोदाम में दोबारा तभी मिलना है। अगले क्षण कार सर्पिलाकार सड़क पर यूं दौड़ी जा रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो, किंतु गड़बड़ तो हो चुकी थी। 4 दोस्त थे, इक्का, राजा, बुद्धू, स्वामी। जेब कतरी व छोटी मोटी चोरियां करना इनका पेशा था, लेकिन जल्दी ये अपने काम से उकता गए थे। एक दिन इस तरह हमें कभी अमीर नहीं बन सकेंगे इक्का। हमें अमीर बनने के लिए कोई लंबा दाव मारना पड़ेगा। कैसा लंबा दाव। राजा अपनी योजना बताई, सुनकर चौंके चारों। क्या 1 करोड़पति डकैती? हाँ। लूट की दौलत छिपाने के लिए गोदाम व इस काम की जरूरत पड़ेगी। एक कार का इंतजाम भी कर लिया गया है, मार्शल्स। इसके पश्चात राजा उन तीनों को किसी निर्जीव इलाके में से वह गोदाम दिखाकर लौट रहा था कि एलिफेंटा दर्रे में दुखद घटना घट गई। खैर, अपनी योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए दुर्घटना से अगले दिन प्लान के मुताबिक चारों दोस्त एक बार फिर गोदाम में एकत्रित हुए। क्या शनिवार को सिटी बैंक से निकलने वाली वैन पूरी 1 करोड़ की दौलत होगी? कम या ज़्यादा नहीं, यकीनन 1 करोड़ रुपए, क्योंकि बैंक में विश्वस्त कर्मचारी को अपनी ओर मिलाकर मैंने यह पता लगाया है, वैन के साथ अन्य कोई गाड़ी या सुरक्षित व्यवस्था बल नहीं होगा। तुम्हारी आवाज़ क्यों बदल रही है राजा? आवाज़ ही नहीं, राजा का चेहरे के भाव भी बदल रहे थे और आंखों में किसी अंगार की तरह सुलग रहा था। एक बार कांप उठे वे तीनों राजा की शक्ल देखकर। राजा, बेवकूफ राजा नहीं, रघु कहो मुझे, वही जिसे कल रात तुमने कुचल डाला कर एलिफेंट दर्रे में फेंक दिया। मैं उसी रघु की आत्मा हूँ। जिस्म का सारा रूह निचड़ता महसूस हुआ तीनों को। तुम चारों जिस डकैती की योजना बना रहे हो उसका 5वां हिस्सा यानी 20 लाख रुपये तुमने मेरी बीवी तक पहुंचाना होगा। तभी मेरी बेटी अक्षया, जिसे मैं पाई पाई जोड़कर डॉक्टर बनाना चाहता था, डॉक्टर बनने का मेरा सपना पूरा हो उसके, अन्यथा तुम चारों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। वैसे तुम बेवकूफ़ ही नहीं, अकल के अव्वल दर्जे के मामूर्ख भी हो। क्या मतलब? राजा के मुंह से निकल रहा रघु का एक एक शब्द पानी तीनों की खोपड़ियां चकरा दे रहा था। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिना हड्डी के मुर्गे वैन के 1 करोड़ की दौलत लूटने की बजाय तुम चारों समेत पूरी वैन को क्यों नहीं गायब कर देते? लेकिन कैसे? मुस्कुराते हुए रघु की आत्मा ने स्कीम बताने लगा। चांद के मुखड़े वाली लड़की की आंखों में सफर झलक रही थी चिंता की रेखाएं। पापा कब तक लौटेंगे? लौटे क्यों नहीं माँ? चिंता तो मेरी भी बुरा हाल हो रहा है बेटी। लेकिन माँ मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं वे पापा। आखिर अपनी बेटी को डॉक्टर जो बनना देखना चाहते हैं वे। तभी आपका पत्र। मेरा पत्र? भला किसने भेजा है मुझे पत्र?
पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी दिल सी आंखें, ओह पापा, आपकी बेटी डॉक्टर बनने के लिए यह आपने क्या कर डाला। अगले ही क्षण मुट्ठियों कश्ती चली गई और उस सौंदर्य की देवी की, ओह माँ, आपकी हत्यारों से बदला लेकर रहूंगी पापा। आपने पापा की तस्वीर के पीछे छुपा दिया वह पत्थर, आखिर क्या लिखा था उस पत्र में। यूं आंखें खोली राजा ने मानो मुर्दा जागा हो। शुक्र है राजा, तुम्हें होश आ गया। क्या हुआ था मुझे। संक्षेप में बुद्धू ने रघु की आत्मा के शरीर में आने की सारी कहानी सुनाई। सुनकर खोपड़ी धन्ना उठी राजा की। उफ, हम किस मुसीबत में फंस गए। का मुसीबत यह मुसीबत टल नहीं सकती राजा। अनजाने में जो गलती हमसे हो चुकी है उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। राजा की कदकाठी में पांडु नामक व्यक्ति उस वैन का ड्राइवर था जिसे लूटने की जबरदस्त साजिश चल रही थी। वह आ रहा है बुद्धू, आने दो। और गली के मोड़ पर मुड़ते ही उन्हें बिजली की बनकर टूट पड़े दोनों। राजा और बुद्धू ने पकड़कर छूटने का प्रयास किया, लेकिन किंतु उसके आगे वह भला कब तक अपने हाथ पांव चला सकता था। जल्दी कर बुद्धू, जल्दी कर। अगले क्षण कर की आवाज के साथ खुला 9 इंची चाकू। और एक क्षण, हाँ, एक क्षण के लिए बेचारे पांडु की आंखों में नजर आया खौफ, दहशत, आतंक। चीख भी नहीं पाया वह अपनी मौत पर। अपनी योजना का एक अहम चरण पूरा कर लिया था राजा व स्वामी ने। अपनी लाडली बेटिया को होले से छुआ एक माँ ने अत्यंत अपनेत्व भरे स्वर में हाथों ने। कल से तू कुछ उदास परेशान है अक्षा। क्या अपनी माँ को कुछ नहीं बताएगी, क्या बात है। गुलाब की पंखुड़ी हिली। कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। अब तो मुझे तेरे पापा की चिंता सताने लगी है बेटी। तू व्यर्थ में चिंता कर रही है माँ। मुझे डॉक्टर बनाने देखने के लिए पापा हर समय मेहनत मजदूरी करते हैं। हो सकता है किसी काम के सिलसिले में बाहर चले गए हों। कैसे बताऊं बेटी, घर में आटा भी खत्म हो गया है। माँ के चेहरे पर उदासी अपने करीब होने का संकेत कर रही थी। शुक्रवार को यानी बैंक रॉबरी में केवल एक दिन शेष बचा था। अचानक उछल पड़ा यह खबर सुनकर मैनेजर मिस्टर शयान, क्या अस्पताल में, मगर कैसे। उधर से आने वाला खबर निसंदेह ही राजनगर अस्पताल के किसी डॉक्टर का था। मिस्टर राघवन, कल रात किसी देवकतरे ने आपकी वैन के सुरक्षा गार्ड थापा को बुरी तरह पीटा। कम से कम 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में एडमिट रहना पड़ेगा क्योंकि वह बुरी तरह घायल हुआ है। ओह, अब कल वैन के साथ कौन जाएगा। मैं कुछ कहूँ सर। मेरी नज़र में एक ऐसा व्यक्ति जो मेरा दोस्त है, मेरी दोस्त भी है और अच्छा निशानेबाज भी। क्यों न कल सुरक्षा गार्ड की जिम्मेवारी उसे सौंप दी जाए। ठीक है। चौंक गए न दोस्त, आखिर यह नए ड्राइवर कौन है, जो जरा अनुमान लगाइए। रविवार का दिन यानी महत्वपूर्ण दिन आ चुका था जब वैन लूट जाने वाली थी। सर मिस्टर साहेब एक बार फिर सुरक्षा इंतजामों को जांचना चाहते हैं। श्योर सर। वैन की बॉडी एंड स्क्रीन एवं टायर सभी बुलेट प्रूफ। ड्राइवर व गार्ड वाली सीट के बीच भी बुलेट प्रूफ कांच की पोजीशन है। यदि ड्राइवर व गार्ड आपस में बातचीत करना चाहें तो बीच में केवल इंटरकॉम सुविधा है। वैन के पिछले हिस्से में स्थित छोटा सा खिड़की से गार्ड जरूर पड़ने पर अपनी गन से गोलियां चला सकता है। फिर कुछ भी गड़बड़ हो जाए, ड्राइवर वैन में लगा एक लाल बल्ब दबा देगा और राजनगर के समस्त थानों में अलार्म बज उठेगा। बस बहुत कुछ ही समय में पुलिस वैन के सुरक्षा के लिए पहुंच जाएगी। संतुष्ट हो गए दोस्तों उच्चाधिकारी वैन में रखी दौलत की सुरक्षा के इंतजामों पर। ठीक 12 बजे वैन सिटी बैंक से दिल्ली के लिए रवाना हुई। उधर टेलीफोन की घंटी गनगनाई। एयरपोर्ट
पर पास आने वाली आवाज़ में गजब की उत्तेजना थी। वैन रोक लो मिस्टर साय, उसे किसी भी कीमत पर रवाना मत होने देना। ओ गार्ड, मैं इंस्पेक्टर तलवार बोल रहा हूँ। वैन में मौजूद 1 करोड़ की दौलत लूटने वाली है, या यूं कहो लूट चुकी है। लेकिन वैन तो रवाना हो चुकी है। आप कौन बोल रहे हैं? कुछ क्षणों पश्चात, यह देखिए मिस्टर सराय, यह वैन यह वैन ड्राइवर पांडु की लाश, और उसकी लाश के पास यह कागज मिला है। बैंक रॉबरी, मरने मरने के पहले यह शब्द लिखा गया। शायद पांडु तो फिर भी वह ड्राइवर कौन था? कहानी साफ है मिस्टर साय, वह ड्राइवर और कोई गार्ड दोनों लुटेरे के साथी थे, जिसने फुलप्रूफ स्कीम के तहत यह सारा काम किया है। कागज पर फिसलती चली गई मिस्टर साय की नजरें। अंधेरे साथ छाने लगा मिस्टर साय की आंखों के आगे। उफ, यह मुझसे बड़ी गलती हो गई। लुटेरों को पहचानने में भूल कर दी मैंने। राजनगर के चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो उठा। राजनगर की नाकाबंदी कर दो। परंतु वैन राजनगर में होती तो मिलती ना। हुर्रे, हम दौलत लूटने में कामयाब हो गए स्वामी। सचमुच सगू की आत्मा ने क्या फुलप्रूफ स्कीम बनाई थी। इतनी आसानी से हम वैन उड़ा ले आए। काश एक दूसरे को इंटरकॉम पर बधाई दे रहे हो दोनों अगले पल घटने वाली घटना का अनुमान लगा पाते। अचानक आकंतिक मुद्रा में चीखा, अरे वैन के ब्रेक फेल। वो स्वामी गए स्वामी। क्या? एलिफेंटा दर्रे की सरपरकार सड़क पर किसी शराबी की मातिर लहराई वैन। अगले क्षण आसमान से कड़कती गूंज उठी हृदयविदारक चीख, आ और उफ, सब कुछ खत्म हो गया। दौलत एक पहेली बन गई, एक पहेली। अक्षय के चेहरे पर न जाने कब से निखार रही थी बूढ़ी माँ। आखिर वो कौन सा राज है बेटी जो तू मुझसे छिपा रही है? आज तूने बताना होगा राज। तुझे अपने पापा की कसम। उफ, ये माँ कैसी कसम दे डाली तुमने। अगले ही क्षण अपनी माँ के हाथों से सौंप दिया वह रहस्यमय पत्थर। यह पत्थर पढ़ो माँ। पत्थर पढ़ती अचानक स्ट्राई अंदाज से चीख उठी माँ, हे भगवान, नहीं, यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रो पड़ी अक्षया। मुझे पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे ना माँ। यह भी नहीं सोचा कि उन्हें डॉक्टर बनाने से ज़्यादा हमें उसके सहारे की जरूरत है। लेकिन भूल कर भी यह पत्थर में लिखी बात किसी को न बताना माँ। गोदाम में मौजूद इक्का और बिंदु के लिए एक एक क्षण मानो किसी युग के समान प्रतीत हो रहा था। अब तक तो उन्हें वैन लेकर आ जाना चाहिए था। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? हो सकता है वे दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए हों। ऐसा नहीं हो सकता। मैं रेडियो ऑन करता हूँ। रेडियो पर बार बार यही खबर प्रकाशित हो रही थी, लुटेरे द्वारा 1 करोड़ रुपए से लदी वैन की राबरी, पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश। माई गॉड, वैन लुट गई। कहीं राधा और स्वामी की नीयत पूरा हड़पने की तो नहीं। यह बात की बात है, फिलहाल हमें किसी सुरक्षित स्थान पर भागना होगा, क्योंकि राधा और स्वामी के बिना यह गोदाम हमारे लिए असुरक्षित है। अगले ही पल बिंदु के साथ बाहर की ओर भागा इक्का। इस रघु के घर ज्यादा सुरक्षित स्थान हमारे लिए कोई और नहीं हो सकता बिंदु। इस समय रघु के घर से ज्यादा सुरक्षित स्थान हमारे लिए और नहीं सकता बिंदु। कुछ क्षणों में ठंड में काली कार गोदाम से दूर भागी जा रही थी। इंस्पेक्टर तलवार बहुत सोच समझ कर सर रखा था माँ बाप ने इसका नाम, यह नाम, क्योंकि मुजरिम पर तलवार बनकर टूट पड़ता था। यह बदबू के मारे दिमाग फटा जा रहा है। यह लाश तुम्हें कहाँ मिली? इस समय एक टक्की लगाए सामने पड़ी लाश को निहार रहा था। साहब, मैं लकड़ी काटने एलिफेंटा दर्रे के घने जंगल की ओर गया था। वहीं एक पेड़ के निकट यह लाश मिली। आसपास पेड़ की कुछ टहनियाँ भी टूटी पड़ी थी। टहनियाँ टूटने का मतलब यह लाश तो कहीं ऊंचाई से फेंका गया है, परंतु यह वैन
रॉबरी करने वाले लुटेरों में से नहीं है, क्योंकि रॉबरी आज हुई है, क्योंकि यह लाश कम से कम 6-7 दिन पुरानी है। अरे लाश की कलाई पे यह नाम शेरू वो हो चुकी शुरू हो चुकी है तलवार की हकीकत तहकीकात। सबसे पहले मुझे इस नाम के व्यक्ति को घर ढूंढना पड़ेगा। घुटी घुटी चीख निकल गई अक्षय के अचानक घर में इक्का घुसे। इक्का और दूबे को देखकर, चीखना मत लड़की, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, सिर्फ हमें कुछ दिन के लिए पनाह चाहिए। कौन हो तुम? आवाज में इक्का और अक्षय ने पूरी कहानी कह सुनाई, किंतु रघु एक्सीडेंट वाली बात वह छुपा गया था। पीली कार को वे पहले ही कहीं छुपा आए थे ताकि पुलिस को किसी प्रकार शक न हो। न जाने क्यों अक्षय के होठों पर मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। इक्का दुबा बिंदु की कहानी सुनकर उस रात नींद कहाँ आई उनकी आंखों में। आखिर हम कब तक यहाँ छुपे रहेंगे इक्का? परंतु वे भला कैसे समझ सकते थे कि इस मुस्कुराहट का राज? चिंता मत कर नंदू बिंदु, मुझे बहुत पहले ही एक तांत्रिक की आत्मा से बात करने का रहस्य विधि सीखी थी। आज मैं प्लेन चिट के जरिए रघु की आत्मा को बुलाकर उससे बात करूंगा। मुंह फाड़े रह गया बिंदु। और रात ठीक 12 बजने का संकेत दे रही थी। तैयार होना बिंदु, रघु की आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने वाली है। प्लेन चिट पर एक रहस्यमय विधि जिसके जरिए आत्माएं का आह्वान करके उससे बात की जा सकती है। न जाने क्या मंत्र बुदबुदा रहा था का। लाल सुर्ख हो चुकी बिंदु की आंखें किसी गहराई कुएं के समान थी। मानो वह आवाज, मुझे क्यों बुलाया का? मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है रघु। तुम्हारी बताई स्कीम सक्सेस होने के बावजूद भी दौलत हमारे हाथ नहीं लगी। का सिक्का वह बिंदु को मालूम होता कि अंदर घट रही एक एक घटना की वाच कर रही थी अक्षया। अगले मन वह भयानक अंदाज योजना बना चुकी थी। उसी रात वह चोरों की तरह दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। न जाने क्या चुराया था उसने इक्का और बिंदु के कपड़ों से। तत्पश्चात दबे सबर में माँ के कमरे में पहुंचकर वह, अक्षय तू शोर न करना माँ, वरना वे दोनों जाग जाएंगे। वह पापा की मौत का बदला लेने का समय आ गया है, तुम होशियार रहना, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी। चौक पड़ा इंस्पेक्टर तलवार उधर आई। वह आवाज सुनकर, कौन हो तुम? मुझे कानून का रक्षक कह सकते हो। मैंने कहा मैं वही करो, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। अगले ही पल फोन कट चुका था। फोन करने वाली आवाज अजीब खरखरी थी। आखिर कौन हो सकता है? पब्लिक टेलीफोन से बाहर निकलते साय को बराबर वाच कर रही था वह नकाबपोश। इतनी रात गए किसे फोन कर रही थी वह? और सस्पेंस का मारा धीरे धीरे वह साय के पीछे चल पड़ा वह नकाबपोश। अचानक हड़बड़ा कर उठा इक्का। ए बिंदु, मैंने तुझे जागने रहने को कहा था तो तू सो गया बेवकूफ, माफ करना एक आंख लग गई। अचानक हल्की आठ चौकी, कोई आए? तभी बौखलाहट में अक्षय ने कमरे में कदम रखा। वो यह पत्थर दे गया है तुम्हारे लिए। पत्थर? कौन था वो? काला नकाब पहने हुए था वह। अचानक मुझे यह पत्थर थमा कर चला गया। पत्थर पर फिसलती चली गई इक्का की नजर। सुबह 7 बजे हर हालत में सन हिल पहुंचो, दौलत समेत तुम्हें वहां मिलूंगा। तुम्हारा दोस्त राजा। ओह राजा, गार्ड, राजा जिंदा है। सन हिल पर सुबह 6:55। अरे चप्पे चप्पे पुलिस तैनात था। 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। कहीं टेलीफोन कॉल झूठ तो नहीं थी? और अचानक चौक पड़ा तलवार। अरे ये कौन है? उसकी गिद्ध जैसी निगाहें स्थिर होकर रह गई इंस्पेक्टर तलवार की। आने वाला इक्का और बिंदु थे। कहीं राजा यहीं कहीं तो नहीं दिखाई पड़ रहा, इधर देखते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब हैंड्स अप। ओह धोखा, मेरे रिवॉल्वर कहाँ गई बिंदु? अगले ही क्षण बिजली भर गई उनके पैरों में। हमने पहले ही समझ जाना चाहिए था राजा, अब कहीं जिंदा होगा। उस लड़की ने हमें बेवकूफ़ बनाया बिंदु।
प्लेन चिट पर आई रघु की आत्मा ने इससे हमसे कहा था कि वह कभी राजा के शरीर में आई ही नहीं और ना ही बैंक लॉटरी की योजना उसने हमें बताई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा इक्का, तुरंत ही, किंतु अब मरना ही पड़ा तो साथ मरेंगे। इक्का और बिंदु पीछे पीछे लपका, इंस्पेक्टर तलवार रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। किंतु वह रुके, कहाँ रुके वे दोनों। वह दौलत बड़ी बेवफा निकली बिंदु, वह दौलत नहीं, एक पहेली थी, पहेली। आग लगे ऐसी दौलत को जिसने हम चारों दोस्तों को जुदा कर दिया। अगले ही क्षण पहाड़ी की चोटी से छलांग लगा चुके थे दोनों। ठगा सा रह गया इंस्पेक्टर तलवार। उप एक महत्वपूर्ण सूत्र हाथ से निकल गया। यह सारा ड्रामा देखकर बिना मुस्कान थिरक उठी नकाबपोश के होठों पर। अब वह सारी दौलत मेरी है। और अक्षय की आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज मेरी आत्मा को ठंडक पहुंची पापा। वे तो बेचारे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मैंने उन्हें रिवॉल्वर कब्जा जमा लिया, टेलीफोन द्वारा पुलिस को 7 बजे सनी हिल पर पहुंचने को कहा और मैंने ही नकाबपोश के नाम का वह पत्र लिखा था, इक्का को दिया, जिसे पढ़कर वे बेवकूफ सनी हिल पर पहुंच गई। तभी दरवाजा खुलते ही सिर उठे अक्षय तलवार। इंस्पेक्टर तलवार, मेरा नाम क्या है? रघु शर्मा घर पर है? पापा घर पर नहीं है, परंतु बात क्या है? दरअसल हमें कल एक लाश प्राप्त हुई है, उसकी कलाई पर रघु शर्मा गुदा हुआ है। हत्यारे का चेहरा कुचल दिया, परंतु कलाई कुचलने से बच गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कह दिए, यह सब झूठ है। लेकिन रिलैक्स अक्षय, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपके पिता को पता लापता होने पर आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? तलवार की धार जैसा था इंस्पेक्टर तलवार का प्रश्न। किंतु अक्षय ने शायद पहले ही जवाब सोच रखा था। वो इसलिए इंस्पेक्टर, हमने सोचा पापा किसी काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं। काम के सिलसिले से दूसरे शहर में जाने वाले व्यक्ति बस या ट्रेन में बैठकर जाते हैं, लेकिन मृत्यु नदी एलिफेंटा दर्रे पर पैदल ही क्या करने गए थे? इसका जवाब अब आप ही ढूंढ सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर तलवार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्षय जी, अब मुझे जानने की आज्ञा दीजिए, ये क्या पापा गया? पापा सुबह सुबह मन ही मन अपनी एक्टिंग पर खुश हो रही थी अक्षय, किंतु देख नहीं पाई कि मैं इंस्पेक्टर तलवार की हरकत। इंस्पेक्टर तलवार का घर से दूर जाते देख थिरक थिरक रही थी रहस्य में नकाबपोश के होठों पर गहरी मुस्कान। धीरे धीरे वह अक्षय के घर से दूर चलता जाता रहा और कुछ क्षण पश्चात न जाने कहाँ चली जा रही थी अक्षय। अब जरूरी है कि अप्रत्याशित घटने वाला था। कहानी मोड़ ले ली। अब आपको यह बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि यदि कहानी में एक एक शब्द गौर से पढ़ा तो शायद आप मुजरिम को पहचान गए होंगे। मुजरिम को पहचानने के लिए अब आपके लिए आखिरी मौका है, क्योंकि अगले पन्ने पर मैं स्वयं मुजरिम को आपके सामने लाने वाला हूँ। आपके द्वारा सोचे गए मुजरिम को पहले कागज पर लिख लीजिए, फिर पलटिए पेज। एलिफेंटा दर्जे के निकट सड़क से थोड़ा नीचे खड पर वैन भारी भरकम संदूक को बाहर खींचा किसी ने। संदूक खींचने वाले हाथ इस नकाबपोश के थे। हाँ, यह दौलत अब सिर्फ मेरी है। यह दौलत तुम्हें भी नहीं मिलेगी हत्यारे। तीरन कांप गई नकाबपोश के सामने साक्षात चंडी के रूप में अक्षय को देखकर। अक्षय, तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई, यह दौलत हमारी है अक्षय। नकाब हटाते जो चेहरा सामने आया देखकर चीख पड़ी अक्षय, नहीं नहीं, तुम नहीं हो सकते। और इंस्पेक्टर तलवार के नेतृत्व में राजनगर की पुलिस दौड़ी जा रही थी एलिफेंटा दर्रे की ओर। मैंने अक्षय
के बालों में मक्खी नुमा माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया है। उससे सिंगल अक्सा एलिफेंटा दर्रे में मौजूद का संकेत दे रही हैं। वो दरबुत सी बनी अक्षय के सामने खड़ा राजा, जो एक टक निहारे जा रहा था। हाँ अक्षय, यह मैं हूँ, राजा, तुम्हारा राजा, जिसे तुम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हो, जिसके कदमों में दौलत का अंबार लगाने के लिए मैंने यह लूट की योजना बनाई थी। सबसे पहले मैंने तुम्हारे पापा को लूट का 5वां हिस्सा देने का लालच देकर मरने के लिए तैयार किया, क्योंकि कैंसरग्रस्त तुम्हारे पापा चंद दिनों के मेहमान थे। इसलिए अपने बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए 20 लाख में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक सौदा बुरा नहीं लगा। तुम्हारे पापा की मौत के बाद मैंने अपने बेवकूफ़ दोस्तों रघु और की आत्मा वाला नाटक रच कर अपने जाल में फंसा लिया। वैन लूटने के बाद मैंने उसे दुनिया की नज़रों से बचने के लिए खड्ड में गिरा दिया और गार्ड बने बैठे स्वामी को मार डाला। सच कहता हूँ अक्षय, मैं कैंसरग्रस्त तुम्हारे पापा ने खुद स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार हुए थे। मैंने उन पर कोई दबाव नहीं डाला। पापा का जो पत्र मुझे मिला उसमें भी यही सब कुछ लिखा था राजा, इस निर्देश के साथ कि मैं उसकी मौत के बाद तुमसे 20 लाख रुपए देने से मुकर जाओ तो यह पत्र पुलिस को सौंप दूं। लेकिन तुम्हें अपने हाथों ख़त्म करके के लिए मैंने पत्र पुलिस को नहीं सौंपा। यह सारी दौलत ले लो अक्षय, मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम संसार में सबसे कमीना है राजा इंसान है, तेरा मरना बेहतर है। नहीं रक्षा नहीं। परंतु रणचंडी को अब कहाँ रुकना था। एलिफेंटा दर्रे में हजारों फीट गहरी खाई में नीचे गिरकर चूर चूर हो जाना था राजा का जिस्म। झील सी नीली आंखों में मोती से टपक पड़े। काश तूने अपनी मेहनत से कमाए पैसों से मेरे हाथ में ला कर रखे होते राजा। मैं अपने आप को संसार का सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती। पुलिस सायरन की आवाज़ धीरे धीरे पास आती जा रही थी। खा जाने वाली नज़रों से दौलत को देखा अक्षय ने। देखा अब आई है पुलिस, जब मुझसे मेरे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। किसी चीते सा जीप से छलांग लगा गया इंस्पेक्टर तलवार। रुक जाओ अक्षय, रुक जाओ, यह बेवकूफ़ी मत करो। परंतु रणचंडी को अब होश कहा था। हा हा, तू कमीनी, बहुत कमीनी है दौलत। इस संसार में सबसे बड़ी पहेली है तू। तू किसी की सगी नहीं होती। आज मैं तुझे जला कर राख कर दूंगी। इससे पहले कि वह दौलत के दर्रे को छू पाती, माचिस की तिल्ली एक शोला लपका। खून से लथपथ किसी कटे वृक्ष की तरह जमीन में ढेर होकर जा गिरी अक्षय। और हड़बड़ा सा इंस्पेक्टर तलवार अपनी रिवॉल्वर से उठ रहे धुएं को देख रहा था, तो कभी दौलत की ढेर पर पड़ी अक्षय की लाश को। समाप्त दोस्तों।